गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है इसके बारे में पूरा देखेंगे। क्या इनके गोल्स थे, क्या इनका साइलेंट फीचर था, क्या इसकी मेथड्स थे, तो और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा होता है, तो काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में इससे रिलेटेड पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे गए हैं मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीनोम का मतलब देखिए क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, किसी भी ह्यूमन के बॉडी में जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वो टोटल हैप्लॉइड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है उसमें जो प्रेजेंट जीन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीन जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इट वाज लॉन्च्ड बाय जेम्स वाटसन इन 1990 एंड HGP कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था 1990 में और इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहा गया था। स्टार्ट किया गया था 1990 में और ख़त्म हुआ था 2003 में। और एक जो आपका जीन होता है, जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है, उस पर जो जीन्स था वो 2006 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2003 में या फिर 2006 में। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका था 13 ईयर्स में, मतलब कि 2003 में, लेकिन एक के ऊपर प्रोजेक्ट चल ही रहा था, एक जो क्रोमोसोम था उसके ऊपर प्रोजेक्ट चल ही रहा था और वो ख़त्म हुआ था 2006 में। क्लियर हो रही बात? अब आइए आगे देखते हैं। अब एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्या क्या एस्टिमेट लगाया गया था, तो यहाँ पे देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला जो एस्टिमेट था वो था ह्यूमन जीनोम सेट टू हैव अप्रॉक्स 3 × 10⁹ बेस पेयर या फिर 3 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन का जो जीनोम होता है वो कहा गया था कि 3 × 10⁹ बेस पेयर या फिर 3 बिलियन हो सकता है। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग US 3 बिलियन पर डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 बिलियन पर डॉलर, यहाँ पे इतना इसको खर्चा आएगा, इतना सीक्वेंस को, इतना जो सीक्वेंस था हमारा, इतना ह्यूमन जो जीनोम था, इसको सीक्वेंस करने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए, इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतना खर्चा आएगा। ठीक है, $3 पर बेस पेयर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बुक। अगर इसको स्टोर किया जाता है बुक के फॉर्म में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये वाली लाइन क्योंकि आ चुका है एग्जाम में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बुक। ठीक है, बुक के फॉर्म में अगर स्टोर इसको किया जाता है, ठीक, तो एक बुक में मान लीजिए 1000 पेजेस होते हैं, एक बुक में 1000 पेजेस होते हैं और एक पेज कंटेन करेगा कितने लेटर्स को, 1000 लेटर्स को। क्योंकि सीक्वेंसिंग है तो सीक्वेंसिंग किस फॉर्म में होगी, AGCU के फॉर्म में होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बुक है और एक बुक को एक बुक में 1000 पेजेस है, तो एक पेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 लेटर। मतलब कि एक पेज में हम कितना लिख सकते हैं, अगर 1000 लेटर भी अब अगर हम लिखें तो ऑल जीन स्टोर इन 3300 बुक्स। तो सारे जीन को स्टोर करने के लिए कितने बुक की रिक्वायरमेंट होगी, 3300 बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है ये लाइन? ठीक है, तो यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि इसकी हार्ड कॉपी ना बना के इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाई गई और ये कहा गया कि इसको बुक के फॉर्म में ना स्टोर करके हम इसको कंप्यूटर के फॉर्म में, कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। और इसके लिए स्पेशली एक ब्रांच बनाया गया था, ठीक है, जो कि कहलाता है क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या कहलाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसको क्या कहा गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स देख लीजिए, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक, और इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो जहाँ पे स्टोर किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे। समझ में आया? और इसके लिए साइट जो होती है, ठीक है, इसकी जो साइट होती है आप सर्च करेंगे NCBI। ठीक है, क्या है, NCBI। ठीक है, इसकी साइट कौन सी होती है, NCBI होती है। ठीक,
इस साइट पे आप जाएंगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, ठीक। तो इसके लिए बुक ना बना के इसको स्टोर करने के लिए एक ब्रांच बनाया गया, जो कि क्या था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो साइट होती है वो क्या होती है, NCBI। अच्छा खासा स्कोप है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। आप जब MSc वगैरह करेंगे तो ये आपका एज अ सब्जेक्ट आप पूरा इसको स्टडी करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और सीक्वेंस भी इसमें देखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इनका क्या था, एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट था, ये एस्टिमेट इन्होंने लगाया था, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए गोल ऑफ HGP का गोल क्या था, ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था उसका गोल क्या था। तो इसका गोल देखिए, सबसे पहला जो गोल था वो क्या था, आइडेंटिफाई ऑल 20 to 2500 जीन इन ह्यूमन DNA। ह्यूमन DNA के अंदर जितने भी 20 से 2500 जीन होते हैं उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, सबको आइडेंटिफाई करना, सबको क्या करना, ओपन करके देखना कि उसमें कौन कौन सी सीक्वेंसिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है, कुछ टूल्स को इम्प्रूव करना डाटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि इतना आसान तो नहीं होता है कि किसी भी ह्यूमन में से क्या करा, आपने DNA निकाला और DNA निकालने के बाद उसकी सीक्वेंसिंग कर ली, इतना आसान नहीं होता। तो कुछ इसके लिए हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस समय इतना एडवांस नहीं था, हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस नहीं थी, तो इसलिए कुछ टूल्स को इम्प्रूव किया गया और यहाँ पे डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए और क्या गोल था, स्टोर इन्फॉर्मेशन इन डाटाबेस, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना, ठीक है, डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना। जैसे हम क्या करते हैं सिस्टम में अपना हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसको फोल्डर के फॉर्म में हम बना के रखते हैं, तो इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन का सीक्वेंसिंग था उसको डाटाबेस के फॉर्म में क्या करना, एक जगह स्टोर करके रखना, ठीक है, ये गोल था इनका। नेक्स्ट इसके बाद देखिए ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर, ठीक है, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर। देखिए जितनी भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज थी उसको अलग सेक्टर में ट्रांसफ़र करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्यों ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि देखिए ये जो प्रोजेक्ट था इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि देखिए जब हमें सीक्वेंसिंग पता होगी, ठीक है, सीक्वेंसिंग अगर हमें पता होगी DNA की, तो अगर मान लीजिए कोई भी म्यूटेशन वगैरह होता है, कोई भी डिसऑर्डर वगैरह होता है, तो डिसऑर्डर वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या बना सकते हैं, बायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है, पहले से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज थी उसको अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र इसलिए किया गया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज थी उसको इसलिए ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि वो क्या कर सके, उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन वगैरह, कुछ ड्रग्स वगैरह उससे रिलेटेड बना सके, जो कि इस सीक्वेंसिंग को क्या करेगा, करेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जो जीन है हमारा वो किसको कोड कर रहा है, कौन सा जो जीन है वो हमारा एंजाइम को बना रहा है, कौन सा जीन हमारे हार्मोन्स को बना रहा है, कौन सा है जो कि डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस डिसऑर्डर को हम सही कर सकें। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसमें इंक्लूडेड थी, जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया, फॉर्म किया गया, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट इसके बाद देखिए नेक्स्ट गोल क्या था इनका, डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसेस, ठीक है, डिटरमाइन करना इनका गोल था कि डिटरमाइन करना कितने मिलियन बेस पेयर को, 3 बिलियन, ठीक है, नॉट मिलियन, 3 बिलियन बेस पेयर को डिटरमाइन करना, इसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद गोल इनका ये आया कि एड्रेस द एथिकल, लीगल, सोशल इशू। अब देखिए जब ये सारे प्रोजेक्ट हो रहे थे, जब ये सारे प्रोजेक्ट इन्होंने अपना गोल सेट किया तो इन्होंने क्या बनाया, एक गोल और बनाया जो कि क्या था, रिलेटेड था एथिकल, लीगल और सोशल इशू, ठीक है। तो उस समय जो कह सकते हैं आप धार्मिक जो लोग थे वो ये सारी चीज़ें नहीं मान रहे थे, कुछ ऐसी मिथ्याज लोगों में रहती है कि जैसे कि भगवान ने अगर कुछ बनाया है, ठीक है, भगवान ने अगर कुछ बनाया है तो उससे रिलेटेड उस छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, आप सीक्वेंसिंग को नहीं देख सकते, भगवान ने जो बनाया है उसको वैसे ही रहने दो, आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो,
ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई, एथिकल इश्यूज आए, तो उससे भी लड़ने के लिए एक टीम बनाई गई। ठीक है, इन एथिकल इश्यूज और लीगल इश्यूज जो भी था, सोशल इश्यूज जो भी था, तो इससे रिलेटेड क्या किया गया, एक टीम बनाया गया। ठीक है, ELSI करके लिखा होगा, आपके NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या किया गया, एक टीम बनाया गया जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये गोल था, पहला गोल फिर से देख लीजिए। ठीक है, आपको याद रखना है पहला गोल क्या था, आइडेंटिफाई ऑल द 20 to 2500 जीन। ठीक है, इतने जीन्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस, फिर उसके बाद कुछ टूल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, इम्प्रूव करना, साथ ही साथ 3 बिलियन जो केमिकल बेस पेयर है उसकी सीक्वेंसिंग को जानना। नेक्स्ट इसके बाद है जो भी अगर टेक्निक आती है उसको क्या करना, अलग सेक्टर में, इंडस्ट्रीज वगैरह में ट्रांसफ़र करना, और जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई गई थी। ठीक है, प्रॉब्लम जो आते हैं, सोशल इश्यूज आता है, उससे भी रिलेटेड एक टीम बनाई गई थी जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये था क्या इसका गोल। ठीक है, आप देखेंगे NCERT में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने बहुत टू द पॉइंट यहाँ पे रखे हैं आपके सामने, इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया, आपको समझ में भी आएगा, आपके याद रखने के लिए भी बहुत इजी है। ठीक है, और आप इस टॉपिक को प्लीज़ मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे टॉपिक जो आप छोड़ देते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक दिया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने गोल तो सेट कर लिया। गोल सेट करने के बाद देखिए क्या अप्रोचेस थे। ठीक है, क्या अप्रोचेस थे देख लीजिएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले देखिए बता देते हैं आपको, मैंने कहा कि 13 ईयर प्रोजेक्ट था। ठीक है, 13 ईयर प्रोजेक्ट था, जिसमें से 2006 में क्रोमोसोम नंबर जो 1 था वो भी कंप्लीट करने में लगा था, और कोऑर्डिनेट इसको किया था कई सारे, जितने भी मतलब कि कह सकते हैं डिपार्टमेंट थे, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया था इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेट बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो थे उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था, और बाद में द वेलकम ट्रस्ट जो कि UK में, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अदर जो एडिशनल जो कंट्रीज़ थे उन्होंने भी क्या किया था, इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अपना योगदान दिखाया था। ठीक है, तो बहुत सारे जो मतलब कह सकते हैं डिपार्टमेंट थे, बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इन्होंने भी क्या किया था, कुछ सहयोग किया था। नेक्स्ट इसके बाद देखिए इसके अप्रोचेस क्या क्या होते हैं। अप्रोचेस इसके 2 होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है, नॉट एनो, ठीक है, एनोटेशन, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो सीक्वेंस को एक्सप्रेस करना, किस सीक्वेंस को एक्सप्रेस करना, देखिए उसी सीक्वेंस को एक्सप्रेस करेंगे ना जो कि आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन किससे बन रहा है, मैसेंजर RNA से बन रहा है, और मैसेंजर RNA किससे बन रहा है, DNA से बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए उन जीन्स को एक्सप्रेस करना जो कि क्या है, mRNA फॉर्म कर रहा है। तो आइडेंटिफाई ऑल एक्सप्रेस जीन एज mRNA, उन सारे जीन्स को एक्सप्रेस करना जो कि क्या कर रहा है, एज अ mRNA काम कर रहा है। तो उन सारे mRNA को क्या करना, उन सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट इसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस एनोटेशन में यहाँ पे तो आपने कोडिंग स्ट्रैंड को एक्सप्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन में, एक्सप्रेस सीक्वेंस एनोटेशन में जो mRNA होता है, mRNA के जीन को एक्सप्रेस करना है, और यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे mRNA क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड ही तो है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उसका जो पता करना, ये क्या कहलाता है, आपका सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, देखिए इसका मेथड क्या था, मेथडोलॉजी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ठीक है, एक डायग्राम था। ठीक है, एक डायग्राम आपके NCERT में वैसे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आइए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ह्यूमन है, एक सेकेंड, देखिए ये ह्यूमन है, ठीक,
ह्यूमन में से क्या निकाला है, क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम से क्या निकाला है हमने, डीएनए, ठीक। अब डीएनए में से क्या करेंगे, इसके सीक्वेंस को जानेंगे, सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, और इस सीक्वेंस में जो भी है, ठीक है, जो भी सीक्वेंसिंग होती है उसको क्या करना है, हमें कंप्यूटर में स्टोर कर लेना है, ठीक है। कंप्यूटर में हमें क्या करना है, स्टोर कर लेना है, AGCT, ठीक है, और TTCGA, ठीक है, इसको कंप्यूटर के फॉर्म में क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं, इतना आसान नहीं होता, उसके बारे में देखिए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन, ठीक, डीएनए को आइसोलेशन करते हैं, डीएनए को सेपरेट किया जाता है, और डीएनए को सेपरेट आप कर सकते हैं ब्लड से या फिर किसी और अदर मटेरियल से भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया, और आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद क्या हो जाएगा आपका, यूज़ ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, हम आइसोलेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं, इस एंजाइम का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। और ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है आपका एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, और दूसरा क्या होता है आपका एंडोन्यूक्लियेज होता है। एंडोन्यूक्लियेज अंदर डीएनए के अंदर कट करता है, कट लगाता है, और एक्सोन्यूक्लियेज क्या करेगा, साइड में बाहर की तरफ क्या करेगा, कट लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसके फ्रेगमेंट्स क्या कर लेते हैं, हम लोग फ्रेगमेंट्स क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स इसके कर लेंगे। तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमने कर लिया, ठीक, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने कट किया, और ये सारे डीएनए क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड हो गए। अब इसके बाद देखिए इसकी क्लोनिंग कराएंगे, देखिए क्लोनिंग कराएंगे, और क्लोनिंग में देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लोनिंग कराने के लिए सुटेबल होस्ट, ठीक है, यूजिंग वेक्टर। देखिए वेक्टर, देखिए क्या होता है, वेक्टर जो कि कैरी करता है, ठीक है, कैरी करने वाला क्या है, वेक्टर। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मलेरिया का हम देंगे। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया जो डिजीज होता है वो किसी इंसेक्ट की वजह से नहीं होता है, मॉस्किटो की वजह से नहीं होता। मॉस्किटो क्या करेगा, कैरी करने का काम करता है, किसको, प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम वो पैरासाइट है जो कि डिजीज एक्चुअली में कॉज करता है किसी ह्यूमंस के अंदर, और वो क्या करेगा, वही प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया को कॉज करेगा। तो मलेरिया जो डिजीज है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, और जो प्लाज्मोडियम है उसको कैरी करने का जो काम होता है वो किसका होता है, फीमेल एनोफिलस का होता है। तो फीमेल एनोफिलस क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेक्टर हो जाएगी। तो कैरी करने वाला क्या कहलाता है, कैरी करने वाला वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो क्लोनिंग करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे इसकी, और यहाँ पे दो तरह के आर्टिफिशियल यूज किए जाते हैं, आर्टिफिशियल क्लोन मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि आपके एनसीईआरटी ने दिया है, YAC और BAC दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्लोन और BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्लोन, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, क्लोन इन सूटेबल होस्ट, होस्ट के अंदर क्लोन करते हैं यूजिंग वेक्टर, ठीक है, वेक्टर का यूज करके, ठीक। अब इसके बाद जब ये मेथड हो जाता है तब आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए ये ऑब्जर्वेशन मिलता है जो कि क्या है, आपका साइलेंट फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ आइए, तो देखिए साइलेंट फीचर इसका देखते हैं, क्या है इसका साइलेंट फीचर, आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने कहा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ऑब्जर्वेशन निकला इस प्रोजेक्ट से, देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन जो निकलता है वो ये है, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन, ठीक है, बेस पेयर या फिर कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसेस, ठीक है। ह्यूमन का जो जीनोम होता है जिसको हम पता लगा रहे थे, ठीक है, कि कितने जीनोम प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन का जो जीनोम है वो कंटेन करता है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। आपको बता दें ये इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और यहाँ पे 3164 ऑप्शन में दिया हुआ था, और ह्यूमन जीनोम कंटेन ऐसे करके क्वेश्चन दिया था, और ऑप्शन में दिया था ये 3164 दिया था, कहीं पे नंबर चेंज कर दिया गया था, और यहाँ पे मिलियन की जगह बिलियन भी कर दिया गया था। मिलियन और बिलियन दो ऑप्शन दिए गए थे, बहुत सारे बच्चों ने बिलियन कर दिया था,
ठीक है, क्योंकि बिलियन पीछे आपने देखा तो कंफ्यूजन में बिलियन ना करके आपको क्या करना है, मिलियन करना है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिलियन नहीं है, क्या है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्या बेसेस। ठीक है, तो ये ह्यूमन जीनोम कंटेन करता है इतने मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आइए, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एन एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस। ठीक है, जो एवरेज जीन होता है, एवरेज जीन, एन एवरेज जीन मतलब एक जीन कह सकते हैं। ठीक है, एक जीन, जो एवरेज जीन होता है वो 3000 बेसेस को क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, जो लार्जेस्ट जीन होता है वो डिस्ट्रोफिन होता है। लार्जेस्ट जीन क्या होगा, डिस्ट्रोफिन होगा। डिस्ट्रोफिन जो होता है एक मसल फाइबर होती है। ठीक है, इसमें जो पाया जाने वाला जो जीन होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रोफिन होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट जीन क्या हो जाएगा आपका, ये लार्जेस्ट जीन आपका डिस्ट्रोफिन होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, क्रोमोसोम 1 हैज 2698। ठीक है, जीन, यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ ये एरो लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम, ये ऊपर का मतलब जो एरो ऊपर है इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट याद रखिएगा। तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है उस पर सबसे हाईएस्ट जीन प्रेजेंट होते हैं, और हाईएस्ट जीन कितना, 2968। ठीक है, 2968 सबसे हाईएस्ट जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 में ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग लिया था, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 ने ही टाइम लिया था, इसको कंप्लीट करने में 2006 लगा था, मतलब ईयर 2006 तक गया था, बाकी 2003 तक ही कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फीचर, क्रोमोसोम वाई हैज, देखिए हाईएस्ट है तो लोवेस्ट भी होगा। मैंने बताया था आपको एक्स और वाई, याद होगा आपको एक्स और वाई। एक्स और वाई जो कि मेल में होता है, वाई में सबसे कम जीन पाए जाते हैं। वाई जो क्रोमोसोम होता है सबसे कम जीन पाया जाता है, तो क्रोमोसोम वाई हैज फ्यूएस्ट। ठीक है, सबसे कम जीन जो पाया जाता है वो वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है, दैट इज 231 जीन ओनली। क्लियर? अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहले, वो बाद में देखेंगे। देखिए टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम इज 30,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो जीन होता है ह्यूमन जीनोम में वो कितना होता है, 30,000 होता है। इन दोनों लाइन को देखिए, इन दोनों लाइन को आपको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। एन एवरेज मतलब कि 1 जीन पे बोल रहा है 3000 बेसेस होंगे, और ह्यूमन जीनोम टोटल नंबर ऑफ जो जीन होगा वो कितना होगा, 30,000 होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट। ठीक है, 1.4 मिलियन लोकेशन विथ सिंगल बेस पेयर, डिफरेंट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपका बुक में दिया होगा SNP करके। ठीक है, SNPS करके। देखिए 1.4 मिलियन जो लोकेशन होता है उस पर सिंगल बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं विथ डिफरेंट सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होगा, जिसकी वजह से कैरेक्टर भी क्या होते हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, लेस देन 2% कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, टोटल जितना भी जीन प्रेजेंट होता है उसमें से क्या होता है, लेस देन 2% से भी कम क्या करता है, प्रोटीन के लिए कोड करता है। सिर्फ और सिर्फ 2%, 2 से भी कम दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2% से भी कम जो होता है वो प्रोटीन के लिए क्या करेगा, कोड करेगा। और 99.9% सबके जो जीन्स होते हैं वो कह सकते हैं आप सेम होते हैं। ओनली 0.1% क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे किसमें, DNA फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, 99.9% जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, सब में सेम होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे। 0.1 क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक, 50% जिसमें से क्या होते हैं, अननोन होते हैं। ठीक है, 50% क्या होंगे, अननोन होते हैं। इनका क्या फंक्शन होते हैं, क्या होगा फंक्शन, ये हमें नहीं पता। तो देखिए साइलेंट फीचर यहाँ पे देखिए, साइलेंट फीचर जितने भी हैं, ठीक है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी थी। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अगर मेथोडोलॉजी को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछता है एग्जाम में। और अप्रोचेस भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो अप्रोचेस 2 ही है, इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, समझना है। एक्सप्रेस सीक्वेंस नोटेशन है जिसमें mRNA कौन एक्सप्रेस कर रहा है इसको देखा जाता है, और सीक्वेंस एनोटेशन में mRNA मतलब कि जो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है वो दोनों देखे गए हैं। ठीक है,
तो ये सारे गोल इन्होंने पहले से सेट करके रखा था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आया था HGP, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट है या फिर माइक्रो प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। रिक्वेस्ट है आपसे कि ये टॉपिक आप लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं इसकी सिर्फ थ्योरी देख के। 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए।